हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा राज्य बिहार। हमारा राज्य बिहार से ही बिहार स्पेशल में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती हैं। झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोचकर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। अब दिया हुआ है प्रशासनिक सीढ़ियाँ। गुरुजी ने बताया, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। जलवायु। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। गर्मी का मौसम। गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है। रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल बड़ी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती है जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्का वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्षा का मौसम। गुरुजी ने पूछा, वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं। महेश बोला, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है। नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है।
इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं, जिनका उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई थी। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और अस्पड़ों पर रहने चले आते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा न ले जाए। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम आते हैं। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचाकर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांव एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी सहायता से वे घर की देखरेख करते हैं या काम की चीजें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती है। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्री कंद, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने की बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता। कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। यह जल लगभग 4 महीने तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। टाल क्षेत्र का एक गांव, पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा, फतुहा से बरैया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है।
बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपोगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? रामधनी यही नाम था उस आदमी का, जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हो। अरे यह ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब हम इनमें दलहन और रबी की फसल बो देते हैं। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेर बचे रहते हैं? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मेर हमारे इन खेतों में मेर होते ही नहीं हैं। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते होंगे? यह बताने लगा, पानी भरे रहने से मेर समाप्त हो जाते हैं। हम अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होता है। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली कई मशीनें हैं, कई मिलें भी हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल है? हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जाड़े का मौसम। अब जाड़े की बात करें। गुरुजी बात शुरू करते इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं, गरम गरम चाय सबको भाती है। ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहनकर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। अब सब चुप। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक। इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। कृषि व्यवसाय। गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। गांव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तेलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं।
जमुई एवं बांका जिलों में भी कुछ हिस्सों में जंगल है। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों में वन से आच्छादित है। राजगीर की पहाड़ियों एवं तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है। तंबाकू। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका मतलब क्या है, कभी सोचा है? गुरुजी की यह चौंकाने वाली बात थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आए और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रख कर तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। एक सीध में एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिंगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। चूँकि सरेसा इलाके में तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती है? गुरु गुड़ और चेला चीनी। यह मुहावरा हम रोज़ाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है गुड़ चीनी कहाँ से आती है? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण पहुंचना होगा। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं और वे चीनी मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक। चूँकि किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती है और उन्हें नकद पैसा भी देती है, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती है
और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती है। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। गुरुजी आगे बोले, वहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीद कर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में है, वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनती है। वह जब भी आती है हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती है। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। चलिए अब टिफ़िन का समय हो गया। हाँ चलो सब चलते हैं। वन्य प्राणी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं? बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू और हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास का कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभयारण्य और इसके गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह लेते हैं। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें गेहुअन, कोबरा, करैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के कांवड़ झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया है ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। अब है जनसंख्या। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है? 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि हो रही है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या को रोकना आवश्यक है।
फिर सभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें, यही सबका सपना होना चाहिए।